हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो गाइस आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री सीरीज एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है उसका पार्ट सेकंड आपके सामने लेके आया हूं। एंड दिस पार्ट इज आल्सो कंप्राइज्ड ऑफ 30 एमसीक्यूज रिक्वायरिंग वेरियस एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल एंड वेरियस एग्जाम्स। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो पैटर्न है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट आप देख पा रहे हो स्लाइड है, ये वही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे ये एग्जाम्स हैं आपके सामने, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ आप। First question, let's start up with the very first question. Dash is a process in which impure water is boiled and the steam is collected and condensed in a separate container, leaving many of the solid contaminants behind. कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो कि कोई कंटेमिनेंट जो होता है उसको आप क्या करते हो, बॉयल करते हो, तो उसके वेपर्स को आगे इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है। उसके वेपर्स को आगे आप इकट्ठा कर लेते हो और उसको देन कंडेंस करके उसको साइड पे एक साथ जमा कर लेते हो। दिस प्रोसेस जिसमें आप इवेपोरेशन का यूज करके, अब ये जो मेथड है इसमें बेसिकली पानी का प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि अगर नमक वमक घुला हुआ है तो नमक साइड पे रह जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, बीइंग नॉन वोलेटाइल इन नेचर, वेपर्स ही नहीं बनेंगे उसके। तो पानी वेपर्स बना के आगे कंडेंसेशन हो के वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर लगा के फिल्ट्रेट करते हैं। डिकेंटेशन में हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में फिल्टर करते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे पानी में हमारे बड़े बड़े सैंड के टुकड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर के पार्टिकल्स हैं, तो हम ना उनको ग्रेविटी की मदद से सेटल डाउन होने देते हैं। सेडिमेंटेशन में सेडिमेंट होने देते हैं, ऊपर से प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये डिस्टिलेशन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Next question is, in medicine, dash is a device such as a small metal plate or needle that carries electricity from an instrument to a patient for treatment or surgery. कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज होती है ड्यूरिंग सर्जरी, आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ सुइयां डालते हैं कुछ नसों के पास, कुछ क्या कहते हैं नीडल्स घुसेड़ते हैं, और वो नीडल्स जो होती हैं वो क्या डिवाइस होती हैं मेडिकल पर्पस के लिए जो यूज होती हैं। अब मैं आपको सबका बताता हूँ। जैसे मैक मीटर होता है, ये एक्चुअली ना स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करता है। ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स में लगा होता है मैक मीटर जो होता है। वेंटूरी मीटर जो होता है ये क्या कहते हैं, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को चेक करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप से लिक्विड किस तरीके से फ्लो हो रही है, वेंटूरी मीटर उस चीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और इलेक्ट्रोड जो है वो मेडिकल पर्पसेस के लिए वो जो नीडल यूज होती है दैट इज इलेक्ट्रोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है, इट इज नॉट अ डिवाइस। तो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट पीएच। कहता है इसमें से कौन सा लिक्विड जो है जिसका सबसे ज्यादा पीएच है। पीएच की नॉर्मल वैल्यूज याद रख लो। ह्यूमन ब्लड इज नॉर्मली 7.4 to 7.5। ऑरेंज जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस। ऑरेंज जूस इज एस्टिमेटेड 4 to 5, milk of magnesia is estimated 10 to 11 and lemon juice is estimated 3 to 4। तो सबसे ज्यादा pH जो है 10 to 11 वाले का है, that is milk of magnesia। बेस होता है ये, जिसका फॉर्मूला है MgOH2, ठीक है। तो दिस इज अ बेस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा था लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैचेस फायर इज कॉल्ड। कहता एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिससे कोई सबस्टांस फायर कैच करता है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू इग्नाइट अ सबस्टांस। तो इस टेम्परेचर का नाम है इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला अगर आप देखोगे दिस इज KMnO4। एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स है वो पूछे, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है बच्चों, 4, तो 4, ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। बहुत मजे से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्या रहा है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एंड 45 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर की बात की है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, नॉ की फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर वाटर। अच्छा, तुम्हें दो बातें और दिख रही होंगी। 45 डिग्री लैटिट्यूड में सबसे अच्छा आता है, ठीक है,
और सी लेवल पे नापा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। समझ आ रही बात? 100 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 373 केल्विन बोल लो, आपके ऊपर है। Which of the following minerals produces greenhouse color in fireworks? Fireworks के केस में एक यहाँ पर मिनरल, एक मेटल है जो ग्रीन कलर बताता है, दैट इज बेरियम। बेरियम ग्रीन कलर के इग्निशन के लिए यूज होता है, ग्रीन कलर के इग्निशन के लिए बेरियम यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेरियम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेफरेंस टू एटॉमिसिटी एर्गॉन इज, कहता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि एक साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। अब कुछ एटम्स होते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब वो अकेले भी स्टेबल होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। कुछ होते हैं डाई एटॉमिक, जैसे H2, N2, O2, Cl2, ये सारे के सारे डाई एटॉमिक। कुछ होते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक वाले बता रहा हूँ, NH3 4 एटम हो गया, PCl5 6 एटम हो गया, ठीक है, PCl3 4 एटम हो गया। कुछ हो गए ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में 3 एटम होते हैं, जैसे H2O पानी का मॉलिक्यूल हो गया, CO2 ट्राई एटॉमिक, CS2, ठीक है। अब मोनोटॉमिक की एग्जांपल आ गई आपकी एर्गॉन, मैं बताता हूँ, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये है। तो इसमें एर्गॉन आपको ऑप्शन दिख रहा है, किस में है? मोनो एटॉमिक में। तो मोनो एटॉमिक की अगर बात की जाए, इसका मतलब यही है कि ये जो एटम्स हैं, ये रिस्पेक्टिव एटम्स अनरिएक्टिव नेचर के हैं और अकेले भी स्टेबल कंडीशन में रह सकते हैं। इसमें सिर्फ एक जिनॉन है जिसकी रिएक्शंस होती हैं, वो भी जबरदस्ती करा दी गई। समझ आ रही है बात? अदरवाइज दे आर वेरी नॉन रिएक्टिव इन नेचर या अनरिएक्टिव नेचर कह लो। तो एटॉमिसिटी ऑफ एर्गॉन इज मोनोटॉमिक, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। समझ आ रही बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट यूज होती है हमारे पास नॉर्मली, दैट इज मोल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैंडला एक जो यूनिट है वो ब्राइटनेस को नापने के काम आता है, कैंडल वर्ड से। केल्विन टेम्परेचर को नापने के काम आता है और मीटर इज यूज टू मेजर लेंथ। तो ये तीनों के तीनों अगर आप देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मोल इज द राइट आंसर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एटम्स ऑफ विच एलिमेंट्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव वाटर। कह रहा है कौन से एलिमेंट के एटम जो है वो कंबाइन होते हैं ताकि वाटर दे दिया जाए। समझ आ रही बात कि कौन से एलिमेंट कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन से ताकि वाटर हो जाए। हाइड्रोजन से कंबाइन होने वाले एलिमेंट वाटर बनाने के लिए कौन सा वाला एलिमेंट है यहाँ पे कंबाइन हो रहा है? दैट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है ना वाटर बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर की प्यूरिफिकेशन या सफाई के लिए एक कंपाउंड यूज होता है या एक केमिकल यूज होता है जिसको हम जो एक्चुअली में मिक्सचर होता है दो एसिड्स का, दैट इज HCl कॉन्सेंट्रेटेड एंड HNO3। ठीक है, अब ये 3:1 में यूज होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर इज सॉल्युबल इन ना कि मैलिक एसिड ना फॉर्मिक ना एसिटिक। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड दिख रहा है आपको HNO3, तो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक एसिड इज द राइट आंसर। क्या आपका ये बात समझ आई क्या आपको? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करो। इस क्वेश्चन का तो सही जवाब नाइट्रिक एसिड बनेगा क्योंकि बाकी सारे वीक एसिड थे। कहता है व्हेन वी कट एन अनियन द वेजिटेबल इमिट्स एन ओडोर एंड आवर आई टेयर अप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रिस्पांसिबल फॉर द टीयर्स एंड ओडोर रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रेशली कट अनियंस। कहता है जब अनियंस को फ्रेशली कट करते हैं तो इनमें से कौन से एसिड की वजह से, तो एसिड की बात की है, कह रहा है इनमें से कौन से एसिड की वजह से, कह रहा है इनमें से कौन से एसिड की वजह से हमारी आंखों से पानी आता है। ठीक है, हमारी आंखों से पानी आता है। इसको इस इफेक्ट को एक्चुअली में हम लैक्रीमेटर इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब हम अनियन काटते हैं हमारी आंखों में कुछ हमारी आंखों में कुछ सेल्स होते हैं, लैक्रीमेटर सेंसेस बोलते हैं उनको, उनमें फ्यूमिंग की वजह से वो टेयर अप कर देते हैं और आंसू दे आते हैं, और स्मेल की वजह से भी होता है। और इसको बचने का तरीका होता है कि अगर आप च्युइंगम खाते खाते अनियंस को कट करो तो आपको आंसू नहीं आते। अगर नहीं पता तो ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर इस क्वेश्चन का सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, अनियंस में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये फ्यूमिंग और ये ओडोर की दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। अरे एक सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कहता है इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ग्रीन हाउस गैसेस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन हो गया, सरफेस लेवल का ओजोन जो है, वो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे कि ग्रीन हाउस गैसेज में आपका आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, वो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसमें से नहीं बताना तो हीलियम, नाम मैंने एक बार भी नहीं लिया, तो हीलियम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सॉल्ट्स आर मोस्ट सॉल्युबल, कह रहा है इसमें से कौन से एलिमेंट के सॉल्ट सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। अब आपको बताता हूँ सोडियम, पोटेशियम और सबसे पहले जो ग्रुप है ना एल्कलाइन मेटल, उसके सबसे अच्छे सॉल्ट बनते हैं और वो सबसे अच्छे सॉल्युबल भी हैं। उस ग्रुप में सबसे अच्छा जो सॉल्ट बनता है वो सोडियम का बनता है, ठीक है। ऐसे बनते तो सभी के हैं सॉल्युबल, लेकिन रूबिडियम के आधे सॉल्युबल नहीं है, लिथियम के आधे सॉल्युबल नहीं है, गैसेज हैं, पोटेशियम के आधे सॉल्युबल नहीं है, सारे के सारे सॉल्ट जो है वो सोडियम के ज्यादा सॉल्युबल है। क्योंकि हमें मोस्ट सॉल्युबल पूछा तो मोस्ट सॉल्युबल में सोडियम आंसर था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप आ जाओ बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, कह रहा है एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए इसमें से कौन सा मेटल यूज किया जाएगा। एक्चुअली में एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी अभी अभी रिसेंटली कोई 10-12 साल पुरानी बातचीत है। जो चिप्स यूज होती है, जो गैजेट्स आजकल यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स यूज हो रहे हैं डिवाइसेस में, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मोशन सेंसरिंग के हमारे कैमराज होते हैं, उसमें भी ये चिप्स यूज होती हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसमें से कौन सा एलिमेंट लगता है, मैं बताता हूँ आपको। सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये चार जो है मेन सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन में है, तो उसमें से गैलियम एक ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो गैलियम इज द राइट आंसर। सेमीकंडक्टर एलईडी टेक्नोलॉजी के लिए गैलियम यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोनोएटॉमिक यूनिट, कहता है इसमें से कौन सा एक मोनोएटॉमिक यूनिट है। मोनोएटॉमिक जो अकेले प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन डायटॉमिक है, H2 होता है, फास्फोरस P4 है, 4 होते हैं, सल्फर S8 है, 8 ऑक्टाएटॉमिक है, ये टेट्राएटॉमिक है। गोल्ड इज Au अकेले, एटॉमिक नंबर 79, शाइनी अपीयरेंस, मेटल्स ज्वेलरी में यूज हो रहा है, महंगा है, 6000 रुपए का मिल रहा है अभी। गोल्ड मोनोटॉमिक इन नेचर, क्योंकि अनरिएक्टिव है ना और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो Au गोल्ड इज मोनोटॉमिक इन नेचर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा विच, कहता of the known elements in the periodic table only dash are gases under normal atmospheric condition, only dash are gases, मतलब हमें टोटल गैसेस बताने की गैसेस कितनी है पीरियोडिक टेबल में पूरे। तो मैं देख लेता हूँ गैसेस, तो मैं लिख दूंगा सारी। हाइड्रोजन गैसेस लिखो, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है ना, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये तो सारी की सारी गैसेस हैं। देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, हमारे पास ये सारी की सारी गैसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास ओवरऑल जो गैसेस बन रही हैं, ज़ेनॉन, रेडॉन, मैं बता रहा हूँ आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। अगर पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे ना, देयर आर 11 गैसेस। ठीक है, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके पास टोटल 11 गैसेस हैं आपके पास ओवरऑल। अगर आप देखोगे, इफ यू कैलकुलेट इट, देयर आर 11 गैसेस। तो 11 गैसेस अगर आप देखोगे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बनेगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड, अब देखो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। 3 to 12 जो ग्रुप होते हैं उसमें होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 13 से 18 तक होते हैं उसको बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और नीचे जो 2 सीरीज होती है ना लेंथेनाइट एक्टिनाइट की, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो 3 से 12 वाली जो सीरीज है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको एक चीज बताऊं, ए, सी और बी ब्लॉक तो होता ही नहीं है, ये 3 नाम ही नहीं होते, ये अजीबो गरीब ऑप्शन ऐसे आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। एस, डी, पी और एफ ब्लॉक होता है, ये सबशेल्स के हिसाब से नेमिंग होती है कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाए तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट में बोलेंगे। और 3 से लेकर 17 ग्रुप के बीच में सारे के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
हेलोजेंस हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हेलोजेंस क्लोरीन हो गया 17 नंबर, फ्लोरीन हो गया 9 नंबर, 2 8 7, इसका नंबर 2 7। तो आउटर मोस्ट में हेलोजन के पास हमेशा 7 नंबर ही होगा। 17th ग्रुप है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 इज इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल आर सेपरेटेड बाय। कह रहा है पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सबसे ज्यादा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है अल्कलाई वाले सबसे ज्यादा, कह रहा उनको सेपरेट करने के लिए कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो है यूज किए गए हैं। ठीक है, कि उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स यूज किए गए हैं। अब देखो अल्कलाई मेटल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस 17th ग्रुप है ना, एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलाई मेटल्स आर सेपरेटेड बाय। कह रहा इन दोनों को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, मतलब किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। यहां पर तो ऑप्शंस गलत हो गए 2-3। रेयर अर्थ मेटल दे दिया एक टाइम पे, एक नोबल गैस दे दिया, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल दे दिया, एक नोबल गैस दे दिया। 2 ऑप्शन यहां पर सेम है। मैं आपको बता देता हूं इसका जो आंसर है। आप देखो यहां पर आपका होता है फर्स्ट ग्रुप जहां पर आपका अल्कलाई मेटल है, यहां पर आपका 17th ग्रुप, इसको बीच में से अलग करने के लिए आपके यहां पर एलिमेंट होने चाहिए। अब रेयर अर्थ मेटल जो है वो नीचे होते हैं, यहाँ पे समझ आ रही बात। नोबल गैसेस होते हैं 17th के बाद, तो बचा यहाँ पर आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल जो यहाँ पर है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर सेकंड ग्रुप है, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 106 वाज डिस्कवर्ड बाय। अब वो तो वही होगा ना जिसके नाम पे होगा। 106 का नाम अगर सही याद है हमें तो दिस इज सी बॉर्जियम। सी बॉर्ज नाम के बंदे ने डिस्कवर किया होगा, सी बॉर्ज। इसने लॉरेंशियम, इसके रदरफोर्डियम, और एक्चुअली क्या इनके नाम के बाद खुर्शटॉफ ने भी एक एलिमेंट बताया था यहाँ पे यूट्रियम करके, वो आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सी बॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। ये रिएक्शन बहुत ही आसान है। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड से जो फॉर्मेशन होती है, बहुत सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर याद रख लो। नाइलॉन 6 एक तरीके का पॉलीमर होता है जो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन से बनता है। ठीक है, तो इन दोनों से जो बनता है दैट इज आपका नाइलॉन 6 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सरफेस वाटर इज बेटर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट इज पुअर इन। कह रहा है कि सरफेस वाटर जो है वो सबसे ज्यादा बेटर सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। सरफेस वाटर जो है कहता इट इज पुअर इन, कहता ये इसलिए है क्योंकि इसमें ये चीजें बड़ी ज्यादा इसमें से बिकॉज इट इज पुअर इन, कहता इनमें इन चारों ऑप्शन में से कोई चीज ना बहुत ज्यादा कम है। अब देखो होती तो आप देखो बैक्टीरिया, एल्गी, डस्ट, ये हल्की सी भी होगी तो हमें तो बीमारी है। लेकिन पुअर, आर्सेनिक एक ऐसा एलिमेंट है जो पानी में होता है और 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर के हिसाब से वैलिड भी है ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से। अगर इंडियन नॉर्म्स और रूल्स को देखोगे आप तो इंडियन रूल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर एक्ट बोलता है कि आर्सेनिक का जो एक अमाउंट है वो 10 माइक्रोग्राम होना चाहिए पर लीटर। तो ये है अलाउड, तो मतलब पुअर है तो पुअर ही है ना, 10 माइक्रोग्राम, तो इतने तक अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अमंग द फॉलोइंग विच इज ऑलवेज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। कह रहा है इसमें कौन सा जो कंपाउंड है वो फ्री स्टेट में मिलता है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच इज ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। कह रहा है इसमें कौन सा फ्री स्टेट में मिलता है जो मतलब अकेला मिलता है। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अगर आप फ्री स्टेट में देखना चाहते हो तो ऑप्शन, एक सेकेंड रुकना, क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ। ठीक है जी, ठीक है जी। कह रहे यहाँ पर कौन सा एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आपको ऐसा दिख रहा है जो यहाँ पर फ्री स्टेट में अवेलेबल होगा। ठीक है, अब ऑप्शंस देखो, गोल्ड,
सिल्वर, सोडियम, कॉपर। कॉपर, सिल्वर, सोडियम, गोल्ड, कहता है इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है। अब आप अगर नोटिस कर रहे हो, गोल्ड, सिल्वर ये ऑर्नामेंटल मेटल्स हैं, ठीक है, और सोडियम इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर, कॉपर इज ऑल्सो वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। तो अगर आप गोल्ड, सिल्वर, सोडियम और कॉपर में से किसी को डिस्टिंग्विश कर रहे हो, यहाँ पर फ्री स्टेट में अवेलेबल, मतलब नेचुरली फ्री सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन सा रहेगा, जो फ्रीली अवेलेबल रहेगा, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिव मेटल है गोल्ड। तो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब देखो क्या, सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। फ्री स्टेट का मतलब है कि अगर कोई भी, अगर आप एलिमेंट देखते हो, वो नेचुरली जब हमें नेचर से एग्जिस्टेंस में मिल रहा है या जब हमें उसकी और मिल रही है तो वो फ्री है, मतलब समझ रहे हो कि वो फ्रीली अवेलेबल है, उसको किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखोगे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम इज वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल, कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव मेटल अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, सिल्वर इज वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, गोल्ड इज आपका ऑर्नामेंटल ज्वेलरी वाला सिस्टम, ठीक है। अब देखो, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो गोल्ड, सिल्वर, सोडियम और कॉपर, गोल्ड इज वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर, तो कहता है फ्री स्टेट में अवेलेबल कौन रहेगा, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, तो ये तो फ्री हो नहीं सकता। जो लेस रिएक्टिव है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये आपको मैं एक चीज बताऊं तो ये तीनों के तीनों फ्री स्टेट में अवेलेबल हो सकते हैं नेचर में, पर सबसे ज्यादा जो है वो गोल्ड अवेलेबल होता है फ्री स्टेट में, नेचर में फ्रीली होता है, इसको सिर्फ प्यूरिफाई करना होता फ्री है, किसी की और के साथ इसको ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं लगती है, इसको फिल्टर करके इसके कण निकालने होते हैं, समझ आ रही बात। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विच कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड, कह रहा इसमें से कौन सा मेथड जो है वो रीयूज या रिसाइकल नहीं हो सकता है, समझ आ रही बात। ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड, कहता है सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए इसमें से कौन सा मेथड जो है रीयूज और रिसाइकल, रिसाइकलिंग के काम नहीं आता है, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन, ऑल द अबव। इसका आंसर है लैंडफिल, क्योंकि अब देखो अगर आप लैंडफिल करते हो तो लैंडफिल में आपको जो ये रीयूजेबल मेथड नहीं है, कोई भी अगर आपने चीज रीयूज करनी है तो वो लैंडफिल्स के थ्रू रीयूज नहीं हो पाएगी। बाकी इंसिनरेशन, पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन, ग्लास वगैरह करना है तो इंसिनरेशन से उसको रीयूज किया जा सकता है। पायरोलिसिस हो गया ब्रोकन डाउन करने का तरीका, गैस में कन्वर्ट करने का तरीका, उसको भी यूज कर सकते हैं। लैंडफिल से हम रीयूज नहीं कर पाएंगे उस ऑब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बनता है ए, लैंडफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलॉन इज मेड ऑफ, कहता है नाइलॉन जो है वो कहता है इसमें से किस चीज से बनता है। नाइलॉन मैंने आपको बताया था, नाइलॉन इज बेसिकली ए पॉलीमर, ठीक है, नाइलॉन इज बेसिकली ए पॉलीमर, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, चार ऑप्शन यहां पर दिए हैं, आपने यहां पर मेरे को बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। दिस इज पॉलीएमाइड, पॉलीईस्टर, पॉलीइथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन। तो पॉलीएमाइड इज द राइट आंसर, आपको मैंने बताया था हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन होता है ना, नाइलॉन 6 के बनने के लिए। तो पॉलीएमाइड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फर्टिलाइजर हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट इज, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो सबसे ज्यादा हाई कंटेंट जिसपे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है इसमें से कौन सा वाला फर्टिलाइजर है जहां पर हाई नाइट्रोजन कंटेंट है। अगर आप अमोनियम सल्फेट देखोगे, अमोनियम सल्फेट इज NH4SO4, अमोनियम नाइट्रेट इज NH4NO3, ठीक है ना। अगर यूरिया देखोगे, यूरिया इज NH2CONH2, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट इज CaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे ये यूरिया का फॉर्मूला है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट भी दे रखा है यहाँ पे। तो आप मेरे को बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखोगे, इसका आंसर आप देखोगे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कहां पे, यहाँ पर एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, यहाँ पर दो, परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का बाहर सबसे ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू मी यूरिया इज द राइट आंसर, जिसमें सबसे ज्यादा हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ,
कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑल कार्बन एटम्स आर क्वाटरनरी इन नेचर। कह रहा है इसमें कौन से वाले एटम है, जितने भी कार्बन एटम है वो क्वाटरनरी मतलब 4 एटम्स के साथ अवेलेबल होते हैं। अब 4 एटम के साथ अवेलेबल होने वाले जो कंपाउंड है, इसमें जो सबसे बेसिक कंपाउंड है कार्बन, है ना। तो कार्बन 4 एटम के साथ अवेलेबल होता है नेचर में, फॉस्फोरस भी हो सकता है। कार्बन की एलोट्रॉपी चेक करोगे तो ग्रेफाइट, डायमंड, इन सब की चीजों से जो है वो 4 एटम अवेलेबल होते हैं। पर ग्रेफाइट जो है वो 4 एटम्स के थ्रू अवेलेबल नहीं होता है। फ्लोरीन हो गया जिसके लिए 60 एटम्स चाहिए, ग्रेफाइट को भी बहुत सारे एटम लग जाते हैं। बट डायमंड जो है वो C4 एटम के साथ अवेलेबल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी डायमंड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताजमहल इज ग्रेटली इफेक्टेड ड्यू टू। कहता है ताजमहल इनमें से किस चीज की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है ताजमहल पे। अब ताजमहल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट टूरिस्ट का पड़ा है कि एसिड रेन का पड़ा है कि डिफॉरेस्टेशन का कि साउंड पोल्यूशन का। ताजमहल के मार्बल जो है वो संगमरमर नाम का मार्बल है, वो येलोइश कलर का हो गया था इन 2010s एंड 11s की बात बता रहा हूं मैं आपको। उस टाइम पे उसके आसपास जो भी उसकी फैक्ट्रीज थी उनको शिफ्ट कर दिया गया था कानपुर वाले साइड, और दिल्ली में थी वो, आगरा में थी तो उनको कानपुर शिफ्ट कर दिया गया सारी की सारी फैक्ट्रीज को। मेन रीजन वाज कि वहां पर फैक्ट्रीज के होने की वजह से SO2 गैस नेचर में जा रही है और बारिश के साथ एसिड बरस रहा है, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर ताजमहल वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। कह रहा है इसमें से किस में सिल्वर नहीं है। जर्मन सिल्वर एक ऐसा नाम का सिल्वर है जिसमें सिल्वर नहीं होता। ठीक है, जर्मन सिल्वर है क्योंकि इसमें कॉपर होता है 50%, जिंक 19%, कॉपर अगर देखोगे आप 50%, जिंक अगर आप देखोगे ये आ गया 19%, अगर आप निकल देखोगे निकल इज 30%, 31%। समझ आ रही बात। तो जर्मन सिल्वर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। बाकी हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कॉस्टिक, दीज आर ऑल सिल्वर का टाइप्स। लूनर कॉस्टिक में सिल्वर की अमाउंट ऐड होती है थोड़ी सी पोटेशियम के साथ। तो ये दीज आर द 30 क्वेश्चंस फॉर टुडे गाइस। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपको ये सेशन पसंद आया हो। कुछ पूछना हो, कोई कमेंट्स हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर।